हाँ जी, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। अब लाइव आ चुके हम। हाँ, बच्चे कह रहे अब आ चुके हैं। मैं आपको क्या बताऊं, मैं लाइव का बटन दबाना ही भूल गया। मुझे आदत तो है नहीं लाइव आने की, और मैं बिना लाइव का बटन दबा के ही इतना कुछ पढ़ा गया। देखो, मुझे पता ही नहीं लगा कि मैं लाइव हूं कि नहीं, और मैं इतना कुछ पढ़ा गया। ये देखो, बस देखते जाओ, मैं बस कराते गया और मुझे पता भी नहीं लगा। चलो, ये सब भी होता है। खैर, यूट्यूब पे नया नया इफेक्ट जब आता है तो ये सब भी होता है। चलो, ये टेक्नोलॉजी से बड़ी सारी चीजें अब सीखने को भी मिल रही हैं। चलो, ये भी बात है। तो मेरे दोस्त, अब मेरी तरफ देखो दोस्त, अब बातें नहीं, जरा देखो मेरी तरफ। हम लोग आपके साथ एनपीओ चैप्टर कर रहे थे। एनपीओ की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना हमारे सिलेबस में है। हमारे सिलेबस में क्या है? एनपीओ की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना। अब जब मैं कहता हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो व्हाट डू यू मीन बाय दिस? एनपीओ की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आती हैं तीन चीजें। एक, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्यों बनाते हैं हम इसको? अगर मैं आपसे पूछूं इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, तो दिस अकाउंट इज नथिंग, जस्ट अ कैश प्लस बैंक अकाउंट। एनजीओ में जो कैश और बैंक से पेमेंट होती है, लेन देन की जो ट्रांजैक्शन होती है ना, उसके लिए खाता बनाते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। हालांकि इसका कोई यूज नहीं है, पर ये फैशनेबल नेम रख दिया। कैश और बैंक अकाउंट का ना फैशनेबल नेम रख दिया, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट पैसा आना और पेमेंट पैसा जाना। तो ये भी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनजीओ की फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होता है। इसके बाद मैंने एक दूसरी आपको टर्म बताई, दूसरा अकाउंट, विच इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इसका ऑब्जेक्टिव होता है टू फाइंड सरप्लस और डेफिसिट। एनजीओ को सरप्लस हुआ कि डेफिसिट हुआ। अच्छा, एक बात बताऊं मैं आपको, मुझे एक बात मेरे को बतानी है। क्या मैं बताऊं? हालांकि आपके सिलेबस की नहीं है, पर मैं फिर भी बताना चाहूंगा। देखो, जो एनजीओ होता है, एनजीओ को कोई भी नीड नहीं है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने की। एनजीओ क्या करेगा बना के? एनजीओ सरप्लस फाइंड करके भी क्या कर लेगा? एनजीओ के जो ओनर होते हैं, जो ट्रस्टी होते हैं, वो पैसा घर तो ले जा नहीं सकते। तो एनजीओ क्यों बनाता है? ये एनजीओ को बनाना पड़ता है, इसलिए वो बनाता है। ये एनजीओ बनाना नहीं चाहता, पर उसको बनाना पड़ता है। अब आप कहोगे बनाना क्यों पड़ता है? इनकम टैक्स की एक सेक्शन है, सेक्शन 12AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। इनकम टैक्स वाले कहते हैं एनजीओ से कि आप हमें अपना प्रॉफिट बताओ। इनकम टैक्स वाले पूरी नजर रखते हैं एनजीओस पे, क्योंकि एनजीओस के ऊपर टैक्स एग्जम्पशंस मिलते हैं, उनको टैक्स में राहत मिलती है। तो जब टैक्स में राहत मिलती है तो कोई फायदा ना उठाए, जो बेईमान लोग हैं इसका फायदा ना उठाएं। तो इसलिए एनजीओ की पूरी रिपोर्ट चेक करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, कि वो जो प्रॉफिट कमा रहे हैं वो प्रॉफिट घर लेके तो नहीं जा रहे। क्योंकि अगर प्रॉफिट घर लेके जा रहे हैं तो ये फिर बिजनेस हो गया। तो प्रॉफिट का यूज आपको उसी काम के लिए करना होता है जिस काम के लिए आपने एनजीओ खोला है। तो दिस इज द ऑब्जेक्टिव कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्यों बनाया जाता है। तो आई होप आपको अब क्लियर हुआ होगा। ठीक है। और तीसरा मेरे बच्चों, जो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होता है, वो होता है बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट तो आपके खून में है, अब इसके बारे में क्या ही चर्चा करें, ये सब आपको आती है।
तो ये तीन चीजें होती हैं जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होती है। लेकिन जो पेपर में आपको क्वेश्चन आता है, बड़े वाले जो 6 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं आपको पेपर में, वो क्वेश्चन में आपको वो रिसिप्ट और पेमेंट बना के देता है और वो आपसे कहता है आप बनाओ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्लस बैलेंस शीट। तो आपको बेटा फोकस करना है ये 2 अकाउंट पे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। इसके साथ में मैंने आपको कुछ एडजस्टमेंट भी करा रखी है। एडजस्टमेंट होती है सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग, और एडजस्टमेंट होती है हमारे कंज्यूमेबल आइटम के रिगार्डिंग, और एडजस्टमेंट होती है हमारी फंड बेस्ड अकाउंटिंग के रिगार्डिंग। ये कुछ एडजस्टमेंट्स हैं और ये भी हमने डिस्कस कर ली, ठीक है, आपके साथ। तो एक पूरी तरह से ना हमने फ्रेमवर्क आपको दिखा दिया कि ये चैप्टर है, एक समरी सी बना दी, ठीक है। और आज हम आपके साथ एक अच्छा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो क्या आप सब रेडी हैं? बोलो हाँ। तो हम शुरू करें क्वेश्चन। बच्चे कह रहे हैं हाँ सर हम रेडी हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल बच्चे सब के सब रेडी। आओ जी आओ, क्वेश्चन पढ़ें। मेरा सुंदर सुंदर क्वेश्चन, क्वेश्चन है सुंदर और सरल, ये क्वेश्चन करेंगे। आओ। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ सोशल क्लब, ओके, and the information supplied, prepare income and expenditure account for the year 31st March 2019 and their balance sheet as at date। तो क्वेश्चन ने हमको 2 चीजें मांगी हैं, इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। आगे ये रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट दे रखा है। ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग कैश इन हैंड 7,000। इसके बाद सब्सक्रिप्शन से पैसे आए हैं एनजीओ के पास। 2017-18 की सब्सक्रिप्शन के आए हैं 5,000। 2018-19 के 20,000 और 19-20 के 4,000, टोटल 29,000। टू हायर ऑफ ग्राउंड 14,000। अच्छा, ये हायर ऑफ ग्राउंड का क्या मतलब है? हायर ऑफ ग्राउंड का क्या मतलब है? हायर ऑफ ग्राउंड का मतलब होता है मेरे बच्चे, जैसे जो कई आपने ना स्कूल देखे होंगे, स्कूलों के ना अपने ग्राउंड होते हैं, क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड। तो ये ग्राउंड आपको पता है जब आपकी स्कूल की छुट्टी होती है जिस दिन सैटरडे संडे, ये ग्राउंड भाड़े पे दे दिए जाते हैं कॉर्पोरेट्स को। बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पे आती हैं, इनके जो एम्प्लॉयज होते हैं, इनका मैच वैच होता है, इवेंट मैच होता है जो इनके, ये रेंट पे दे देती हैं। तो ये एनजीओ वगैरह के लिए जो एनजीओ के ग्राउंड होते हैं वो किराए पे भी जाते हैं। तो जो किराए से इनकम आती है वो लिखी है यहाँ पे। तो क्या मैं कहूं ये हायर ऑफ ग्राउंड से 14,000 रुपए एनजीओ को मिले हैं। ये 14,000 रुपए एनजीओ की इनकम है। बोलो जल्दी से बताओ, क्या ये एनजीओ की इनकम है? तो आंसर है यस, ये एनजीओ की इनकम है। इसके बाद टू सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट इवेंट, नाम में ही सरप्लस है, फायदा हुआ, तो ये भी क्या है? हमारा इनकम है। इंटरटेनमेंट इवेंट से कोई फायदा हुआ 8,000 रुपए का। चलो, इसके बाद सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 2,000 रुपए मिले न्यूज़पेपर बेच के। इसके बाद यहां कुछ खर्चे लिखे हैं कि सैलरी पे करी 28,000 की, जर्नल एक्सपेंसेस 6,000 के खर्चा हुआ, बिजली का बिल 4,000 रुपए पे किया, बुक्स 10,000 की खरीदी। क्या बुक्स मेरा एक्सपेंस है कि एसेट है? जल्दी से बताना, क्या बुक्स मेरा एक्सपेंस है कि एसेट है? तो आधे कह रहे हैं एसेट है, आधे कह रहे हैं एक्सपेंस है। तो मैं आपको बताऊं, अकाउंट्स में हम बुक्स को हमेशा एसेट मानते हैं। ऐसा क्यों माना जाता है? ऐसा क्यों माना जाता है? मेरी बात सुनना। देखो, बिजनेस के अंदर जब हम बिजनेस की अकाउंटिंग करते हैं एनजीओ की,
तो बिजनेसमैन बुक्स कब खरीदता है? जब उसका बिजनेस थोड़ा वैसा होता है, लॉ वाला बिजनेस होता है। आपको पता है जो लॉयर हैं, एक हमारे देश के ना बहुत अच्छे लॉयर हैं, मेरे को नाम ध्यान में नहीं आ रहा, ध्यान में तो है पर अपने मुंह पे नहीं आ रहा। उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया वर्ल्ड फोरम पे। वर्ल्ड फोरम होता है जहां पे वर्ल्ड के सारे मैच्योर लॉयर आते हैं, एक्सपीरियंस लॉयर आते हैं जो अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे देश के भी एक लॉयर हैं, एस से नाम है मे बी उनका, तो मुझे याद नहीं आ रहा। उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया और उन्होंने जो पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाई तो देखने लायक थी। पूरे वहां पे जो वर्ल्ड फोरम था, पूरे वर्ल्ड फोरम को उन्होंने हिला के रख दिया और उन्होंने इंडिया का जो झंडा ऊंचा किया वो तो कोई देखने वाली बात थी, मतलब कि बिल्कुल जेन्युइन एकदम बंदा। तो उनकी पता है किताब है, और उस किताब का अमाउंट जानते हो कितना है? उसका अमाउंट है 85,000 और जीएसटी अलग लगता है उसकी किताब पे। तो ये क्या छोटा अमाउंट है मेरे दोस्त? एक नॉर्मल छोटे बिजनेसमैन के लिए ये छोटा अमाउंट नहीं है। तो ये एसेट क्वालिफाई होती है। हमेशा याद रखना, बुक्स हमेशा बिजनेस की एसेट होती है, नेवर एक्सपेंस। बुक्स हमेशा से एसेट होती है और बुक्स की लाइफ 1 साल से ज्यादा होती है। जिस चीज की लाइफ 1 साल से ज्यादा है वो एसेट क्वालिफाई होती है। अब मेरे पास दिखाओ, मेरे पास आपकी टीएस ग्रेवाल की पुरानी बुक पड़ी है। ये क्या खत्म हो गई? नहीं, ये आज भी पड़ी हुई है। तो ये क्या है? ये हमारी एसेट है। और बुक्स, बच्चा कह रहा है सर ये टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन है। हाँ दोस्त, ये टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन है। कहता है क्वेश्चन नंबर मैं देख लेता हूं दोस्त, बाकी क्योंकि आपकी बुक न्यू है तो चेंज हो सकता है। मेरी बुक में अगर मैं आपको बताऊं तो ये क्वेश्चन नंबर है 43, पेज नंबर 1.67। ठीक है, तो बुक्स हमेशा से हमारी एसेट रहती है। ओके, इसके बाद न्यूज़पेपर्स को खरीदा 8,000 रुपए का और ये क्लोजिंग कैश दे रखा है आपको, क्लोजिंग बैलेंस 4,000 रुपए। ओके, नीचे कुछ एडजस्टमेंट दे रखी है। क्या दे रखा है? कहता है क्लब हैज 50 मेंबर। ओके, ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ₹500। एनुअल सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं 500 रुपए की। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च। बेटा यहां ना 2018 आएगा, 31 मार्च के बाद ना 2018 आएगा, वो लिखना भूल गए। तो 31 मार्च के आगे आपको क्या लिखना है? 2018 लिखना है। ठीक है, ओके। सेकेंड एडजस्टमेंट, ऑन 31 March 2019 salaries outstanding amounted to 2,000. Okay, salaries paid in the year ended 31st March included 6,000 for the year ended 31st March 2018. Okay, आगे वो क्या कहता है? ऑन 1st April 2018। मुझे आप क्या बताओ कि हम क्वेश्चन कब से कब तक का कर रहे हैं? हम क्वेश्चन कर रहे हैं 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2019। इस डेट की हमें बैलेंस शीट बनानी है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है इस साल का, यहां का। तो मेरे बच्चों, यहां पे क्वेश्चन ने हमें इस डेट के कुछ एसेट दे रखे हैं। कहता है इस डेट पे कुछ एसेट थे, मुझे नहीं पता इस डेट के एसेट क्यों दे रखे हैं, इस डेट पे एसेट क्यों दे रखे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन दे रखे हैं। आओ, कहता है 1 अप्रैल को क्लब के पास बिल्डिंग थी 2 लाख रुपए की, फर्नीचर था 20,000 रुपए का, बुक्स थी 20,000 रुपए की। 3 एसेट दे रखे हैं, बिल्डिंग, फर्नीचर और बुक्स। और लास्ट में वो कहता है प्रोवाइड करो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 10%। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन था। मैंने एक बार बेयर रीडिंग लगा दी इसकी और मैं अब आपके साथ इसका परफॉर्मा बना रहा हूं। देखो पेपर में कैसे प्रेजेंट करना है, देखो मैं बिल्कुल वैसी प्रेजेंटेशन करूंगा। सॉल्यूशन नंबर 1। सबसे पहले तो आप मुझे एक बात बताओ, हमें क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है?
क्वेश्चन ने हमसे क्या मांगा है, जल्दी बताना। क्वेश्चन ने हमसे मांगा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने को और बैलेंस शीट बनाने को। तो हम लोग पहले बना देते हैं फॉर्मेट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मेरा सुंदर सुंदर क्वेश्चन है, बेहद ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही सरल। आपको एनजीओ पढ़ने को मिल रहा है ये चैप्टर, ये समझ लो कि बस साइंस वाले आपसे नाराज हैं कि मुझे नहीं मिल रहा और आपको मिल रहा है। तो साइंस वालों की नाराजगी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। उनको बोलो तेरी किस्मत खराब, तूने नहीं ली कॉमर्स, हमने ली है कॉमर्स, ये हमारी अच्छी बात है। तू भी चेंज करके आ जा तो तुझे भी एनपीओ पढ़ने को मिल जाएगा। आओ, ये मैंने बना दिया इनकम एंड एक्सपेंडिचर का डब्बा। इसके साथ में दूसरा डब्बा भी हमारा बना देता हूं, बैलेंस शीट। ये लाइनें खींचना अकाउंट्स में सबसे गंदा काम है। लाइबिलिटीज, लाइनें खींचना बहुत ही दिक्कत वाला काम है। अमाउंट और एसेट्स। चलो, ये मैंने बैलेंस शीट भी बना दी एज एट 31 मार्च 2019। ठीक है, अब ध्यान से देखना, यहां पे आ जाएगा फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। मेरे बच्चों, मुझे बात बताओ, ये मैंने दो चीजें आपको के डब्बे बना दिए। मुझे बताओ कि बैलेंस शीट में सबसे पहला आइटम क्या आता है। कोई भी बैलेंस शीट बनती है तो सबसे पहली फिगर क्या आती है? तो सबसे पहली फिगर आती है कैपिटल, और एनजीओ में उसको कैपिटल फंड बोलते हैं, तो कैपिटल आती है। लेकिन क्या आपको क्वेश्चन ने कहीं भी कैपिटल बताई है? जल्दी से बताओ, क्या क्वेश्चन ने कहीं भी कैपिटल बताई है? ये उसने सारे खर्चे बता दिए, कहां से पैसे आए वो बता दिए, कुछ एडजस्टमेंट दी, लेकिन कैपिटल की बात उसने नहीं करी आपके साथ। तो कैपिटल नहीं है क्वेश्चन में। अब बच्चा कह रहा है नहीं है तो छोड़ देते हैं, क्या दिक्कत है? तो मेरे दोस्त, अकाउंट्स अधूरी है, बैलेंस शीट बिना कैपिटल के नहीं बन सकती। आप मेरी बात समझिए, कोई भी बिजनेस, कोई भी व्यापार बिना कैपिटल के कैसे चल सकता है? कुछ ना कुछ पूंजी इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ती है बिजनेस में। विदाउट इन्वेस्टमेंट देयर इज नथिंग। कोई इन्वेस्टमेंट तो होती है। बेशक ये एनजीओ है, एनजीओ को स्टार्ट करने के लिए भी इन्वेस्टमेंट लगती है, एंड दैट इज कैपिटल। बात समझना। वो एक दशहरे के टाइम पे हमारे हनुमान जी निकलते हैं, तो वहां पे दशहरे में गाना बजता है, कहते हैं दुनिया चले ना श्री राम के बिना और राम जी चले ना हनुमान के बिना। आहा, तो ये गाना बिल्कुल सूट करता है यहां पे। बैलेंस शीट जो अकाउंटेंट होता है, अकाउंटेंट कौन? हम सब लोग। हम बिना बैलेंस शीट के नहीं रह सकते। हमारा समूह है बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट बिना कैपिटल के नहीं बन सकती। तो आप देख रहे हो, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। तो ये तुम्हारा टीचर कितना क्रिएटिव है, तुम्हें शायद अंदाजा हो रहा होगा। तुम्हें मेरी तारीफ करनी चाहिए खैर, कि इतनी क्रिएटिविटी कहां से लाते हो सर। ठीक है, तो अब कैपिटल मेरे पास मिसिंग है मेरे बच्चे। अब कैपिटल मैं कैसे फाइंड करूं? तो कैपिटल फाइंड करनी पड़ती है मुझे पिछले साल की बैलेंस शीट बना के। अच्छा, तो ये कैसे बनाते हैं? आओ, वर्किंग नोट नंबर 1 मुझे बनानी पड़ेगी ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट ये क्यों बना रहा हूं मैं? टू फाइंड कैपिटल। ओपनिंग बैलेंस शीट 1 अप्रैल 2018। अच्छा देखो, हमारा जो मेन सॉल्यूशन है उसमें कब की बैलेंस शीट है? 31 मार्च 2019 की। यहां पे देखो,
और मैं वर्किंग नोट में बना रहा हूं 1 अप्रैल की, मतलब साल के शुरू होते वक्त की बैलेंस शीट की। आओ ध्यान से देखना दोस्त, क्या आपको क्वेश्चन ने, ये लाइबिलिटी साइड हो गई, ये एसेट साइड हो गई, क्या क्वेश्चन ने आपको 1 अप्रैल के एसेट बता रखे हैं कि 1 अप्रैल को बिल्डिंग कितने की थी? क्या अब बात समझ आ रही है कि 1 अप्रैल के एसेट क्यों देता है क्वेश्चन? 1 अप्रैल के एसेट इसलिए देता है ताकि आप ओपनिंग बैलेंस शीट में ये फिगरे डाल सको। आओ 1 अप्रैल को हमारी जो बिल्डिंग थी वो बिल्डिंग थी 2 लाख की। ओ 2 लाख की बिल्डिंग। 1 अप्रैल को मेरा जो फर्नीचर था वो था 20,000 रुपीज का। बोलो क्या ये इजी नहीं है? 20,000 का। और इसी डेट को मेरे पास बुक्स भी थी और बुक्स का अमाउंट क्या था? 20,000 था। ओ 20,000 था, बुक्स का अमाउंट था। अच्छा मेरे बच्चों, क्वेश्चन में अगर मैं आपको एक चीज दिखाऊं, ये रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट है, इसका बैलेंस बीडी क्या रिप्रेजेंट करता है कि साल शुरू होते वक्त एनजीओ के पास कितना कैश था। जो साल शुरू होते वक्त था इसका मतलब पिछले साल के एंड में था। तो जो ओपनिंग कैश था ये ओपनिंग बैलेंस शीट में भी आ जाएगा, क्योंकि ये ओपनिंग कैश कौन सी डेट का होता है? 1 अप्रैल। 1 अप्रैल ही तो ओपनिंग डेट होती है किसी भी फाइनेंशियल ईयर की। तो ये 7,000 ये ओपनिंग कैश भी तो है मेरा। ओ माय गॉड, ओपनिंग कैश कितना बच्चे, कितना? 7,000 रुपए। ये मैंने कहां से उठाया? रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट का बैलेंस बीडी। ये क्या है? ये ओपनिंग फिगर ही तो है। तो ये 7,000 रुपए भी मेरा बैंक के इसमें आ गया, बैलेंस शीट में। अच्छा मेरी बिल्कुल ध्यान से बात सुनना आप। क्वेश्चन में यहां पे एडजस्टमेंट दे रखी है। यहां पे पता है क्या लिख रखा है? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च, ये 2018 है। अगर मैं यहां लिख दूं इसको, ध्यान से देखना दोस्त, एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 2018 6,000 की। इसका क्या मतलब होता है? 31 मार्च 2018 को मतलब कि ये कौन से साल की बात हो रही है? क्या जिस साल का हम क्वेश्चन कर रहे हैं, हम क्वेश्चन तो कर रहे हैं 2019 का, और हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं 2019 का, लेकिन हमें ओपनिंग बैलेंस शीट कौन सी डेट की बनानी है? 1 अप्रैल 2018 की। तो मैं क्या कहूं, 1 अप्रैल 2018 को क्या सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है? जल्दी से बताओ दोस्त। 31 मार्च 2018 को क्वेश्चन में बोल रखा है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 6,000 रुपए की। तो 31 मार्च 2018 और 1 अप्रैल दोनों एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस डेट पे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 6,000 की। इसका क्या मतलब होता है कि पिछले साल वाले मेंबर्स ने 6,000 की सब्सक्रिप्शन नहीं दी। पिछले साल के मेंबर ने 6,000 रुपए की सब्सक्रिप्शन नहीं दी। तो क्या ये बैलेंस शीट में एसेट आता है कि सब्सक्रिप्शन एनजीओ को मिलनी है? जल्दी से बताओ। पिछले साल के एंड में ना एनजीओ चेक करता है कि सब्सक्रिप्शन कितनी मिलनी है। तो एनजीओ को पता लगा कि 6,000 रुपए की सब्सक्रिप्शन मिलनी है जी। तो 6,000 रुपए एनजीओ अपना एसेट लिखता है। बोलो हां। तो ये एनजीओ का एसेट होता है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ये एनजीओ का एसेट होता है और एनजीओ इसको ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख देता है 6,000। बोलो कोई भी दिक्कत?
ये 6000 मैंने यहां क्यों लिखा, क्योंकि ये 31 मार्च 2018 की फिगर थी, पिछले साल के एंड की। पिछले साल के एंड में सब्सक्रिप्शन मिलनी थी, तो ये एसेट हो गया मेरा। ठीक है, और देखना मेरे दोस्त, एक ये वाली लाइन पढ़ो आप, सेकंड वाली। कहता है 31 मार्च 2019 को सैलरी आउटस्टैंडिंग है 2000। क्या ये भी ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा? क्या ये भी ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा? जल्दी से बताओ, क्या ये भी आएगा? नहीं। ये कौन सी डेट की सैलरी आउटस्टैंडिंग है? ये इस साल के एंड की, ये हमारी करंट ईयर की बैलेंस शीट में जाएगा, ये ओपनिंग में नहीं आएगा। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ओपनिंग में आया था, बिकॉज वो 2018 की बात कर रहा था। ये 31 मार्च 2018 को सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग थी, लेकिन ये 31/19 को सैलरी आउटस्टैंडिंग है 2000। ये कहां जाएगा? ये जाएगा हमारी रियल बैलेंस शीट में, जो कि हमारा मेन आंसर है। यहां जाएगा सैलरीज आउटस्टैंडिंग 2000 रुपए। ओ माई गॉड! अच्छा, इसके बाद वो कहता है सैलरीज पेड इन द ईयर 31 मार्च 2019। वो कहता है जो आपने सैलरी पे करी। पहले मुझे ये बताओ कि सैलरी पे कितनी करी इस साल मैंने? सैलरी पे कितनी करी ये पता है मैं कहां से देखूंगा? ये देखो, ये रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में यहां लिखा हुआ है बाय सैलरी 28,000 रुपए। मतलब कि इस अकाउंट से मुझे क्या समझ आता है कि इस साल कंपनी ने, जो एनजीओ है, एनजीओ ने कितनी सैलरी बांटी, मतलब कैश जेब से कितना बांटा। 28,000 रुपए का कैश इस साल बांटा एनजीओ ने, इस साल 28,000 रुपए का सैलरी का कैश बांटा। नीचे देखो क्या लिखा है, सैलरी पेड। सैलरी पेड कितनी करी है? 28,000 की इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 19। इस साल जो भी सैलरी पे करी है इसमें इंक्लूड है 6,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। मतलब जो भी आपने सैलरी पे करी है 28,000 की, इसमें 6,000 पिछले साल का आपने पे करा है। ओ माई गॉड! क्या आपको फील आ रही है पिछले साल 6,000 रुपए आउटस्टैंडिंग रहे होंगे, तभी तो ना इस साल पे किए हैं। क्वेश्चन में लिखा है जो भी सैलरी पे करी है आपने उसमें इंक्लूड है 6,000 रुपए, जो कि 31 मार्च 2018 को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब पिछले साल आउटस्टैंडिंग थे, तभी तो इस साल पे किए हैं ना। तो ये क्या ओपनिंग बैलेंस शीट में आ जाएगी? हाँ, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में आ जाएगी। सैलरीज आउटस्टैंडिंग, सैलरीज आउटस्टैंडिंग कितनी? 6,000 रुपीज, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में आ जाएगी। ओके, क्या और कोई मेरे पास डेटा है? ओपनिंग बैलेंस शीट का कोई भी डेटा मेरे पास और नहीं है। क्या आप इसका टोटल लगा सकते हैं? मैं 1 सेकेंड में कैलकुलेटर लेके आया, बाकी आप इसका टोटल लगाएं जब तक। तो जी इसका टोटल आएगा 2 लाख प्लस 20,000 प्लस 20,000 की बुक्स प्लस 7,000 प्लस में 6,000, डेट इज 2,53,000। ये ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट का टोटल हो गया। इसमें से 6,000 की मैं ये माइनस कर दूंगा, तो मेरे बच्चे क्या मेरे पास बैलेंसिंग फिगर कैपिटल नहीं आ जाएगी? कैपिटल फंड नहीं आ जाएगा? बैलेंसिंग फिगर। ओ माय गॉड! 2,47,000, ये कितना हो गया? 2,53,000। तो कैपिटल अगर मिसिंग है क्वेश्चन में, तो मुझे ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। इस ओपनिंग बैलेंस शीट का ऑब्जेक्टिव ही क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव ही क्या है? आपको ना नोट्स भी आप साथ साथ बनाते रहो, तो नोट्स में लिख लो। हमारा स्टेप 1 काम क्या है बच्चे?
स्टेप 1 काम क्या है? टू फाइंड कैपिटल, टू फाइंड कैपिटल। अब ये कैपिटल कैसे फाइंड करते हैं? बाय प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट। कौन सी बैलेंस शीट? ओपनिंग बैलेंस शीट को प्रिपेयर करके हम कैपिटल को फाइंड कर देते हैं। ठीक है सर, क्या अब मुझे कैपिटल मिल गई? बोलो, जो गाना था कि दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, तो क्या हनुमान जी मिल चुके हैं? जल्दी से बता डालो, क्या हनुमान जी मिल चुके हैं? राम जी को हनुमान जी मिल चुके हैं और कैपिटल फंड हमें पता लग चुकी है। अच्छा चलो, बच्चे कह रहे हैं ये तो बड़ा लोचा है। कहां लोचा है? ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना तो सबसे सिंपल काम। तुम समझ रहे हो, तुम्हारे साइंस वाले दोस्त तरस रहे हैं और तुम कह रहे लोचा है, नालायक सारे। ठीक, बच्चे कह रहे कहां गए थे? अरे कैलकुलेटर लेने गया था। और कहां गया था? ठीक है, आओ अब देखो मुझे क्या करना है। मुझे इस साल का सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो मेरे बच्चे, इस साल मेरी सब्सक्रिप्शन की कमाई हुई, ध्यान से देखना, मुझे 5,000 रुपए मिले जो कि 2017-18 से बिलोंग करते थे, पिछले साल से बिलोंग करते थे। इस साल मिले कितने? 5,000। 2018-19 से 20,000 रुपए की कमाई हुई और अगले साल के कितने मिल गए? 4,000 रुपए। मुझे बात बताओ, जो अगले साल के मुझे अभी मिल गए, क्या ये इस साल की कमाई है? मुझे एडवांस में जब सब्सक्रिप्शन मिल गई तो क्या ये इस साल की कमाई है? नहीं, ये तो मेरी लायबिलिटी है। ये एडवांस सब्सक्रिप्शन मेरी लायबिलिटी होता है। एडवांस सब्सक्रिप्शन, ओ माय गॉड, ये मेरी लायबिलिटी है 4,000 रुपए की। ठीक है, ये लायबिलिटी हो गई मेरी। अब ध्यान से देखना, ये कब के हैं? 2017-18 के, ये 2018-19 के। अब लाइन पढ़ना बिल्कुल। कहता है द क्लब हैज 50 मेंबर। मेरी फोटो भी देखना और लाइन भी पढ़ेंगे। क्लब हैज 50 मेंबर, ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन 500। अब मेरी फोटो देखना, एक क्लब है, यही हमारा है एनजीओ। इस एनजीओ के 50 मेंबर हैं, 50 मेंबर हैं। मैं भी मेंबर हूं, मेरे साथ और भी मेंबर है, टोटल 50 मेंबर है। हम सब लोग हर साल एनजीओ को कितने रुपए देते हैं? 500 ईयरली, पर ईयर। तो मुझे बताओगे एक साल में एनजीओ के पास कितनी कमाई हो जानी चाहिए? 50 बंदे हैं, एक बंदा 500 रुपए देता है, तो क्या 50 इंटू में 500 करोगे तो कितना आएगा? 25,000 रुपए। ये एनजीओ की कमाई होनी चाहिए थी, ये होनी चाहिए थी। पर आप मुझे बताओ इस साल एनजीओ को कितने पैसे मिले? 2018-19 के मिले 20,000 रुपए। अब मुझे बताओ मैं इनकम में 20,000 डालूं कि 25,000 डालूं? अब आप लोग ने पढ़ाई कर रखी है तो आप मुझे बताओ, हम लोग अक्रूवल बेसिस को फॉलो करते हैं कि जो कैश मिलता है उसी को इनकम मानते हैं? तो बच्चे कह रहे हैं हम अक्रूवल बेसिस को फॉलो करते हैं, जो इनकम होनी चाहिए थी उसी को इनकम मानते हैं, ना कि जो पैसे मिल चुके हैं। अच्छा, अब एक बच्चा कह रहा है ऐसा क्यों? ऐसा तो नहीं करते थे हम पहले ऐसा ही करते थे तुम। ऐसा किसने बोला तुम नहीं करते थे? मेरी बात सुनना जरा ध्यान से। मुझे एक बात बताओ मेरे बच्चे, आप लोग 11वीं में सेल की एंट्री डालते थे। सेल की एंट्री क्या होती थी? डेटर टू सेल, डेटर टू सेल। और इस सेल को क्या आप अपनी इनकम मानते थे? जल्दी से बताओ, ये कौन सा बच्चा था? अनिरुद्ध, क्या सेल को इनकम मानते थे? हाँ, बच्चा कह रहा हाँ मानते थे। क्यों मानते थे? क्या डेटर से पैसे मिल गए क्या?
अभी तो वो क्रेडिट सेल है, पर पैसे क्यों मान रहे हो, इनकम क्यों मान रहे हो? आप ही ने तो बोला ना नहीं मानते, जो कैश में मिलता है वही इनकम होती है, तो क्यों मानते थे? ये मानते थे ना, तो यही तो अक्रूवल होता है। इनकम अर्न्ड कर ली है पर रिसीव्ड नहीं हुई, तो इसी का मतलब हमें सब्सक्रिप्शन की कमाई कितनी होती थी? कमाई होती है 50 मेंबर 500 रुपए, तो कितने हो गए? 25,000 रुपए। ये एनजीओ की इनकम है, मैं यहां लिख देता हूं बाय सब्सक्रिप्शन। बस बच्चे बस, बहुत ही इजी, 25,000 रुपए सब्सक्रिप्शन की इनकम हो गई। ठीक है, आगे देखते हैं। हायर ऑफ ग्राउंड 14,000 रुपए, ये भी इनकम है। ग्राउंड भाड़े पे दिया, इनकम आई। हायर ऑफ ग्राउंड 14,000 रुपए। अब तो बस कुछ काम ही नहीं रह गया। सरप्लस, नाम में ही सरप्लस छुपा है। इंटरटेनमेंट इवेंट से प्रॉफिट हुआ बाय, अरे क्वेश्चन कहां गया? बाय सरप्लस फ्रॉम इंटरटेनमेंट इवेंट। इंटरटेनमेंट इवेंट प्रॉफिट हुआ कितने का? इवेंट करके 8,000 रुपए का। इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि रद्दी वाला आया था, उसको अखबार बेच दिए 2,000 रुपए के, तो ये भी भाई सब इनकम हो गई। 2,000 रुपए तो आए, और बड़ी अच्छी रद्दी बिकी है इनकी, तो 2,000 रुपए की कहां बिकती है आजकल? बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। काफी अच्छी किस्मत थी, अच्छा रद्दी वाला सीधा साधा मिल गया, 2,000 रुपए में रद्दी ले गया, बताओ। ठीक है, अच्छा, इसके बाद कहता है सैलरी का खर्चा हुआ 28,000 रुपए का। ध्यान से बताना मुझे, 28,000 का ये खर्चा हुआ कि 28,000 जेब से गए हैं इस साल? 28,000 हमने पेमेंट करी है। अब क्वेश्चन में देखते हैं ध्यान से, मैंने यहां पे लिख देता हूं मैं कि मैंने पेमेंट करी है सैलरी की, कितनी? 28,000। पर आपको पता है पेमेंट ही खर्चा नहीं होता, हमें देखना पड़ेगा डेटा। क्वेश्चन ने कहा 31 मार्च 19 को सैलरी आउटस्टैंडिंग है 2,000 रुपए की, मतलब कि इस साल 2,000 की सैलरी हमने पे नहीं करी। क्या लिखा है? 31 मार्च 2019, इसी साल सैलरी आउटस्टैंडिंग है 2,000 रुपए की, तो ये भी तो हमारा खर्चा है। एड, जो पेमेंट नहीं करी मैंने वो भी तो मेरा खर्चा है, ये भी मेरा खर्चा है 2,000 रुपए। और बाकी उसने लिखा जो आपने सैलरी पे करी है इसके अंदर 6,000 रुपए पिछले साल के पे करे हैं, तो जो मैंने पिछले साल के पे करे हैं वो मेरा इस साल का खर्चा नहीं है। लास्ट ईयर अमाउंट पेड इन करेंट ईयर, पेड इन करेंट ईयर, तो ये मेरा इस साल का तो खर्चा नहीं है भाई साहब, ये पिछले साल का था। मैंने पेमेंट इस साल करी, इससे कोई भी मतलब नहीं होता। तो इस साल मैंने पेमेंट करी 28,000 की, जिसमें से 6,000 रुपए पिछले साल का था और 2,000 इस साल का है जो कि मैंने पे नहीं करा, तो 24,000 रुपए इस साल का खर्चा है। ये मैं डालूंगा अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। टू सैलरी 24,000 रुपए। बोलो दोस्त बोलो, इतना इजी टॉपिक है, इतना इजी कि अब क्या बताऊं, इससे ज्यादा इजी क्या होगा। जर्नल खर्चे 6,000 रुपए के खर्चे डालने हैं, टू जर्नल एक्सपेंस। ये क्वेश्चन सीबीएसई ने डाल के गलत किया। जर्नल एक्सपेंस 6,000 रुपए, बेहद ही आसान क्वेश्चन। बिजली का बिल पे किया 4,000 रुपए का, टू इलेक्ट्रिसिटी 4,000 रुपए। इसके बाद बुक्स, बुक्स मेरी एसेट होती हैं तो बुक्स एसेट में आएंगी। अच्छा, एसेट में मुझे बात बताओ, मेरे पास साल शुरू होने से पहले कितनी बुक्स थी? 20,000, और अब मैंने 10,000 की और खरीद ली। 20,000 पहले थी, 10,000 की और खरीद ली, तो अब बुक्स टोटल कितने की हो गई? 30,000।
और बुक्स पे कभी डेप्रिसिएशन नहीं लगता, बुक्स कभी डेप्रिशिएट नहीं होती, बुक्स हमेशा से हमारी एसेट रहती है। ठीक है, ओके। न्यूज़पेपर पे 8,000 का खर्चा किया, ये तो मेरा एक्सपेंस है। टू न्यूज़पेपर 8,000 रुपए का, बड़े हैवी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं लगता है ये लोग। इसके बाद बैलेंस सीडी दे रखा है 4,000। व्हाट डू यू मीन बाय दिस बैलेंस सीडी? दिस इज क्लोजिंग कैश बैलेंस, मतलब साल के एंड में एनजीओ के पास इतना कैश है, तो ये तो मेरी बैलेंस शीट में जाता है। कैश इन हैंड कितना है? 4,000 रुपए का। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन ने डेप्रीशिएशन लगाने को भी कहा था। क्वेश्चन ने कहा था फर्नीचर के ऊपर 10% डेप लगाओ। तो मेरे को बताओ फर्नीचर कितने का है? 20,000 का। 20,000 पे 10% डेप लगेगा तो कितना आ जाएगा? टू डेप्रीशिएशन 20,000 का 10%, ये आ गया 2,000 रुपीज। 2,000 आ गया डेप्रीशिएशन। तो और तो कुछ भी नहीं दिख रहा मुझे, और कुछ भी नहीं है। आओ हम लोग टोटल लगा के, क्या आप ये बता सकते हैं कि सरप्लस हुआ कि डेफिसिट? हाँ, आओ मैं क्रेडिट साइड का टोटल लगा रहा हूं। 25,000 की सब्सक्रिप्शन, 14,000 रुपए भाड़े से कमाए, 8,000 रुपए न्यूज़पेपर इंटरटेनमेंट से, और 2,000 रुपए अपना कबाड़ी वाला भाई दे गया। ठीक है, खर्चे देखते हैं। 24,000 का खर्चा, 6,000 का खर्चा, 4,000 का बिजली का बिल, 8,000 के न्यूज़पेपर खरीदे और 2,000 का डेप्रीशिएशन, तो 44,000 के खर्चे हुए। इसका मतलब मेरा सरप्लस हो गया, मेरा सरप्लस हो गया। सरप्लस होने से बताओ एनजीओ क्या खुश हो जाता है? नहीं, एनजीओ खुश नहीं होता। एनजीओ ये पैसा घर ही नहीं ले जा सकता। ट्रस्टी जो होते हैं ना एनजीओ के, कभी खुश नहीं होते। उनको उनकी जेब में नहीं आते ये 5,000 रुपए। ये 5,000 एनजीओ के पास ही रहते हैं और ये एनजीओ जिस काम के लिए बना उसी काम में यूज होते हैं। तो ये 5,000 का सरप्लस हुआ। और आप ही बताओ ये सरप्लस कहां जुड़ जाता है? नेट प्रॉफिट कहां जाके मिल जाता था? नेट प्रॉफिट कैपिटल में मिल जाता था। तो इसको हम क्यों ना मिलाएं? इसका क्या दोष? तो इसको भी हम जोड़ देंगे, ऐड सरप्लस। सरप्लस जुड़ गया 5,000 का। तो अब बताओ कैपिटल कितनी हो गई? 247 प्लस 5,000, दैट इज 2,52,000। ओके, इसके बाद मेरे पास फर्नीचर देखो 20,000 का था, अभी हमने 2,000 रुपए का डेप लगा दिया तो 18,000 का हो गया। इसके बाद पुराने कौन कौन से एसेट थे? देखो बिल्डिंग के ऊपर तो कोई डेप ही नहीं लगा, तो बिल्डिंग आ गई एज इट इज 2 लाख की। क्वेश्चन ने कोई बिल्डिंग के ऊपर डेप लगाने की बात ही नहीं करी थी। इसके बाद बैंक बैलेंस मैं लिख देता हूं, बैंक बैलेंस लिख ही दिया। इसके बाद कुछ सब्सक्रिप्शन के आउटस्टैंडिंग है, सब्सक्रिप्शन जो मिलनी बाकी है, क्या वो आउटस्टैंडिंग है? आओ चेक करें। देखो मुझे सब्सक्रिप्शन कितनी मिलनी थी? 50 मेंबर 500 रुपए। कितनी मिलनी थी? मुझे मिलनी थी 25,000 रुपए, और मुझे मिली कितनी? 20,000 रुपए। तो इस साल 5,000 रुपए की सब्सक्रिप्शन नहीं मिल पाई। प्लस मेरी बात सुनना, पिछले साल की कितनी आउटस्टैंडिंग थी? 6,000, और पिछले साल कितनी मिल पाई थी? केवल 5,000। तो 1,000 पिछले साल की भी आउटस्टैंडिंग है और 5,000 इस साल की। तो टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 6,000 रुपए की। ठीक है, अब अगर मैं टोटल लगाऊं तो चेक करते हैं दोस्त टोटल क्या लगता है। तो कैपिटल है 2,52,000 की, प्लस 2,000 प्लस 4,000, दैट इज 2,58,000। 2,58,000। क्रेडिट साइड का, एसेट साइड का टोटल लगाएं तो 30,000 की किताबें हैं भाई, 4,000 रुपए कैश, फर्नीचर 18,000 का,
प्लस 2,06,000 की हमारी ये और एसेट हो गई, तो ये आ गया 2,58,000। तो बैलेंस शीट ऐसे करके हमारी टैली कर गई। और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था, सब्सक्रिप्शन के भी काफी पॉइंट इसमें कवर्ड हुए और सैलरी के भी। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, स्टे कनेक्टेड, स्टे एड। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। बाय बाय।